चलिए, तो हम लोग का पिछले क्लास का था कि ये 32 सेल्ड स्टेज में आ चुका है। इट इज एम्ब्रायो तो ना कहें अभी, इसे हम लोग कह रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट। और इसके बाद इस ब्लास्टोसिस्ट में देखा जाता है कि ये 2 लेयर ऑफ सेल्स में अपने आप को एडजस्ट करता है। ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में हम लोग को मिलता है कि ये पूरा कलेक्शन ऑफ सेल्स 2 लेयर ऑफ सेल्स में, है ना, अपने आप को अरेंज कर लेता है। एक लेयर ऑफ सेल रहता है पेरीफेरी पे, ठीक है, और पेरिफेरल सेल्स के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और यहां फ्लूइड फिल्ड कैविटी रहता है। और ये जो कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं इन्हें ICM कहते हैं, मतलब इनर सेल मास, ICM, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, हम लोग दिखाते हैं इस तरीके से एंडोमेट्रियम वॉल है, एंडोमेट्रियम वॉल, और यहां पे ये ब्लास्टोसिस्ट जब पहुंचता है तो ये सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट बनाता है। ये हो गया अटैच्ड ब्लास्टोसिस्ट एंड द एंडोमेट्रियम वॉल। और इस जगह को हम लोग कहे थे साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। तो ये एक हाइपोथेटिकल साइट है अभी के लिए, जहां पे कि एंडोमेट्रियम वॉल पे ब्लास्टोसिस्ट आके अपने आप को इम्प्लांट, यानी पहले तो एडजस्ट करेगा, देन इट विल बी ओवरलेड बाय द वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो इसके बाद जो एंडोमेट्रियम वॉल पे चेंजेस आएंगे वो होगा क्या, ये ओवर ग्रोथ करेगा, ठीक है, ऐसे है। यहां ये ब्लास्टोसिस्ट आ गया और ये है ओवर ग्रोथ या ओवरग्रोन वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम या लेयर ऑफ, वॉल का ना थोड़ा सा ऑड लगेगा तो हम लोग लेयर कर सकते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर का ओवरग्रोथ। इस तरीके से क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट हम लोग क्या देखते हैं, रिजल्ट द एम्ब्रायो, अब हम लोग इसको एम्ब्रायो कर सकते हैं, द एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड, द एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड, ठीक है। अब क्या होगा, दिस इज termed as pregnancy। अब इसके बाद होगा प्रोग्रेस ऑफ द प्रेगनेंसी, और इसी को हम लोग कह सकते हैं द पीरियड ऑफ
डेवलपमेंट ऑफ द फोटस, फोटस नहीं, एम्ब्रायो कहें, अभी तो फोटस नहीं कहेंगे, पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो आफ्टर इम्प्लांटेशन। और इस स्टेज में ये जो ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है, ये ट्रोफोब्लास्ट का लेयर थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा और इसमें हर एंड से, है ना, इसके बाउंड्री से, ट्रोफोब्लास्ट के बाउंड्री से प्रोजेक्शंस आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये जो प्रोजेक्शन आगे की ओर बढ़ेंगे तो किसमें पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, किसमें अंदर जाने की कोशिश करेगा? इन द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। तो वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम जहां पे ये पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, वहां पे वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम क्या होगा? डिप्रेस होगा, दब जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं ये सरफेस जैसे आटा गूंद के रखा जाता है, ठीक है, आटा गूंद के रखा गया है, उसमें अगर हम 5 उंगली अंदर घुसाने की कोशिश करें और फिर उंगली निकाल लें तो अंदर क्या होगा? जिस साइज का, जिस शेप का मेरा फिंगर है वो पेनिट्रेट किया, उसी शेप का उसमें हम लोग को गड्ढे नजर आएंगे, डिप्रेशंस नजर आएंगे। तो अगर उस डिप्रेशन में अगर उंगलियां फंसा कर रखी जाए तो ऐसा नहीं लगेगा, जहां जहां पे उंगली के बीच में गैप है वहां ये आटा का पोर्शन घुसा हुआ है। अब उंगली को आप रिप्लेस कर दीजिए एंडोमेट्रियम, क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट के वॉल से निकले हुए प्रोजेक्शन से। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जस्ट लाइक विल्लाई। ठीक है, तो फिंगर की जगह पे ये विल्लाई है। तो विल्लाई जिस जगह प्रोजेक्ट कर रहे हैं अंदर की तरफ, तो एंडोमेट्रियम वॉल वहां क्या होगा? डिप्रेस होगा। और दो विल्लाई के बीच में जो स्पेस है, एंडोमेट्रियम वॉल वहां पे उठा हुआ नजर आएगा। बात फॉलो कर रहे हैं? तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये फिंगर्स इन बिटवीन जब फंसते हैं, इस तरीके से क्लोज फिंगर करते हैं ना हम लोग, इस तरह का मोरल स्ट्रक्चर नजर आता है और इसको कहते हैं इंटरडिजिटेशन। डिजिट्स एक दूसरे के साथ उलझे हुए, फंसे हुए, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज प्लेसेंटा। नाउ द लेयर of trophoblast projects into the layer of endometrium, causing depressions accordingly। उन जगहों पे क्या होगा? डिप्रेशन इंड्यूस करेगा। तो अगर ये ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है और यहां इनर सेल मास है आईसीएम, और ये ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है, तो ये जगह जगह पे इस तरीके से प्रोजेक्शंस फैलाएगा। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंगली एंडोमेट्रियम वॉल क्या होगा? डिप्रेस होगा। तो ब्लैक लाइन इंड्यूस कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है एंडोमेट्रियम वॉल के लाइनिंग को, और इस तरफ पूरा एंडोमेट्रियम है। और आप देखे ही हैं यहां पे ओवरग्रोथ होकर इसको, यहां ओवरग्रोथ होने के बाद इसको क्या किया है? ऊपर से कवर कर चुका है। तो यानी ये जो इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलेंगे ऑल डायरेक्शन, तो ये देखिए इसी को इलाबोरेट करके दिखाएं। ऑल डायरेक्शन में ब्लू कलर का जो लाइन है ये ट्रोफोब्लास्ट का है,
ये ट्रोफोब्लास्ट का लाइनिंग है ना। और ये जो आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है कोरियोनिक विल्लाई। और इस जगह पे और इस तरफ आप देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग डिप्रेशन इन द एंडोमेट्रियम वॉल। और ये कंबाइंड स्ट्रक्चर प्लासेंटा फॉर्मेशन कहलाएगा। अब सवाल यह है, इस तरीके से इतना एग्रेसिवली इसे इंप्लांट होने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसने अपने साइटोप्लाज्म में जितने न्यूट्रिशन रखे थे वो अब इसके नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ जाने के कारण धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, है ना। अब धीरे धीरे इसका न्यूट्रिएंट खत्म हो रहा है और इसे सरवाइव करने के लिए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए। और आप जानते ही हैं इसमें योग नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसे सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, जिसपे इंप्लांट हो रहा है। इसीलिए इंप्लांटेड एरिया में ये एग्रेसिवली पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है ताकि वॉल टू वॉल या टिश्यू टू टिश्यू इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स हो सके। इस तरीके से ये और एग्रेसिवली अपने आप को इंप्लांट करके स्टेबलाइज होता है और फिर इसमें फर्दर प्रोग्रेस होगा। अभी तक जितना बड़े साइज का था लगभग वैसा ही साइज का है, मतलब जो आप फीमेल गैमेट देखे थे ओवम का साइज, है ना, अभी तक इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। जितने भी सेल्स थे वो सेल डॉटर सेल्स जो थे उनका साइज छोटा होता चला गया, लेकिन रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर था उसका साइज बढ़ा नहीं। जब तक ये इस तरह का ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अरेंजमेंट नहीं करेगा इसके साइज को इंक्रीज करने का चांसेस नहीं है, क्योंकि साइटोप्लाज्म को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट कहां से मिलेगा। इसलिए जब तक इसे सपोर्ट नहीं मिलता तब तक ये एनलार्ज नहीं हो सकता। आपको ऐसा बहुत हद तक कुछ नहीं लग रहा है? जब पॉलन ट्यूब डेवलप कर रहा था तो पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट एक स्टेज पे जाके रुक जाता अगर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं होता, जिसको हम लोग कहते थे प्रॉपर डायलॉग कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और कंपैटिबिलिटी फैक्टर आने के बाद ही पॉलन ट्यूब जो ग्रो कर रहा था उसे वॉल ऑफ स्टाइल से न्यूट्रिशन मिल रहा था। अगर वो न्यूट्रिशन मिलता है देन पॉलन ट्यूब का साइज इंक्रीज करेगा, एनलार्ज होगा, क्योंकि वो एक लिमिट तक ही अपने आप को बढ़ा सकता है। दैट इज बिकॉज वेजिटेटिव सेल में जो पॉलिनेशन के दौरान पॉलन ग्रेन आया उसमें जो मेन सेल है वो कौन है? वेजिटेटिव सेल। जेनरेटिव सेल तो मेल न्यूक्लियस लेकर आ रहा है, उसमें साइटोप्लाज्मिक मास न के बराबर है, वो उसमें कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं कर रहे। जो जेनरेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है वही तब तक सपोर्ट कर रहा था पॉलन ट्यूब के डेवलपमेंट को। अब फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसके पास एनर्जी एंड न्यूट्रिशन नहीं बच रहा है। तो जब तक उसे स्टाइल के वॉल से सपोर्ट नहीं मिलेगा इट कैन नॉट ग्रो फर्दर। और वही पॉइंट होता है जिसपे कि क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में वो डिस्टिंग्विश करता है। अगर वो यहां पे अलाउ करता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन बोथ, तब तो न्यूट्रिशन अलाउ होगा। और अगर यहां सिलेक्शन है, कंट्रीब्यूशन है, ये एक अरेंजमेंट है कि सेल्फ पॉलिनेशन को नेग्लेक्ट करना है, और वो अगर संजोग से अपना ही पॉलन ग्रेन आ गया तो क्या करता था, वहां न्यूट्रिशन नेगेट कर देता। ऐसा तो नहीं है, लेकिन मोरलेस उसी तरह का है। जब इसे न्यूट्रिशन मिलना शुरू होगा तब ये डेवलप करेगा। वहां भी क्या था, पॉलन ट्यूब तभी डेवलप करेगा जब वॉल ऑफ स्टाइल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो बहुत सारे जगहों पे आपको कुछ कुछ सिमिलरिटीज दिखाई देंगे। यहां तक ड्रॉ कीजिए। इसमें कोई डाउट?
तो ये चीज था फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय इम्प्लांटेशन। हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय प्लेसेंटा। पहले तो हम लोग यहां देखें प्लेसेंटा ये है क्या। इट इज ए स्ट्रक्चर that helps the growing embryo, now the fetus, to absorb nutrition, to exchange gases for respiration, to excrete waste, and to obtain protection mediated by antibodies from mother's blood through diffusion। तो प्लासेंटा को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कितने चीजों में हेल्प करता है, ग्रोइंग एम्ब्रायो को, और जब ये इम्प्लांट हो गया अब हम इसे फोटस कहते हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद जब प्लासेंटा डेवलप हो गया, नाउ इट इज फिटस। तो फिटस को किन चीजों में? टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तीसरा एक्सक्रीट वेस्ट, और चौथा प्रोटेक्शन बाय एंटीबॉडीज। इन चार चीजों में मेजॉरिटी में हेल्प करता है प्लेसेंटा। अब इसका मेथड ऑफ ऑब्टेनमेंट क्या रहता है? डिफ्यूजन, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड बिटवीन द फिटस एंड द मदर्स ब्लड। ठीक है, और इसी चक्कर में आप लोग, या इसी सिलसिले में एक चीज आप लोग पढ़े थे जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्लड सर्कुलेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, है ना? वहां RH पॉजिटिव RH नेगेटिव वाला था। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोमा फिटलिस, है ना? तो उसमें इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो चुका था। तो यहां वही चीज हम लोग यहां देख रहे हैं कि मदर्स ब्लड प्रोटेक्शन के लिए डेवलपिंग एम्ब्रायो, नाउ द फिटस, को कैसे प्रोवाइड करता है? तो बाय प्रोवाइडिंग इट एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडी क्या होते हैं? प्लासेंटा के थ्रू मदर्स ब्लड से क्रॉस करके फिटस ब्लड में जाता है। ठीक है, और यही आपको मेंशन कर दें नोट्स, ओनली द एंटीबॉडी टाइप, क्योंकि इसके बारे में हम लोग को थोड़ा पढ़ना है ना, आगे के चैप्टर में, तो यहां मेंशन कर देते हैं, वहां पे फिर से आएगा नोट्स।
ओनली द एंटीबॉडी टाइप IgG, यानी इसका फुल फॉर्म है इम्यूनो ग्लोब्यूलिन G, है ना। ओनली द एंटीबॉडी टाइप IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड नो अदर टाइप, और कोई दूसरा टाइप प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, केवल और केवल इम्यूनोग्लोबुलिन G IgG क्रॉस करता है। और प्लेसेंटा के तीसरे फंक्शन में हार्मोन्स रिलीज बाय प्लेसेंटा, तो ये इसके फंक्शन में ही आ रहा है, ठीक है। ये सारे इसके फंक्शंस हैं। दूसरा यहां पे नोट्स के फॉर्म में आया कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉसओवर करेगा। तीसरा है इसके द्वारा रिलीज किए जाने वाले हार्मोन्स, इसमें है HCG, इसे कहेंगे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। सेकंड है HPL, फुल फॉर्म है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। तीसरा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी, पर इसमें मेजॉरिटी में HCG HPL ये हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉर्टिसोल भी है। यही हम लोग मेंशन कर दें फिर से, another hormone released by ovary only during pregnancy is relaxin। अब इनमें से कुछ के, है ना, हम लोग फंक्शन नहीं जानते, जैसे HCG, जैसे HPL, यहाँ पे कॉर्टिसोल का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, ये सब तो अलग काम, क्या काम करेंगे हम लोग को पता ही है मोरलेस। और ये रिलैक्सिन, इनको हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। यहां तक नोट कीजिए। इस तरफ का तो हो ही गया है। अब ये जो हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन्स के कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट फंक्शंस वो देखिए। functions of the above hormones। पहला HCG, it acts on the corpus luteum to maintain it या maintain its structure, so that, ताकि क्या हो सके, so that the progesterone level
इज मेंटेन्ड, ताकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन हो सके. इट इज रिक्वायर्ड, ये जरूरत होता है हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन का. क्यों? इट इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द ओवरग्रोथ, continue the overgrowth of the endometrium wall. एंडोमेट्रियम वॉल के ओवरग्रोथ को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का जरूरत है. और प्रोजेस्टेरॉन कहां से निकल रहा है? फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम. इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए एचसीजी का सिक्रेशन होता है. नंबर 2, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. It acts on the mammary alveoli to proliferate them by cell division, so that their cells can prepare and later on secrete milk after the birth of human baby. तो बेबी फीडिंग के लिए मिल्क का प्रिपरेशन हो सके, है ना, मेमरी ग्लैंड में. और मेमरी ग्लैंड में वो स्ट्रक्चर्स जो कि मिल्क सिंथेसिस करते हैं वो कौन से जगह थे? मेमरी एल्वियोलाई. तो एल्वियोलाई का नंबर बढ़ाने के लिए उनमें सेल डिवीजन इंड्यूस करता है और तभी जाके वो इस कैपेबल होते हैं कि वो मिल्क सिक्रेशन कर सके. तो सिंथेसिस करने लायक बनेगा तभी तो. इसीलिए प्रिपरेशन कराने के लिए HPL का लेवल आता है, बढ़ता है ब्लड में. देन द नंबर 3 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल का फंक्शन हम लोग पहले भी पढ़े हैं और ये कहां से रिलीज होता था? मेनली एड्रिनल ग्लैंड से. एड्रिनल ग्लैंड से ये किस तरह का हार्मोन है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. इससे पता चल रहा है कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है. ठीक है. प्लेसेंटा भी इनका सिक्रेशन में हेल्प करता है, या ऐसे कहिए कि इनसे सिक्रेशन में आता है. और कॉर्टिसोल का काम क्या होता है? फंक्शन ऑफ इट इज टू जेनरेट लॉट ऑफ शुगर that will provide source of energy to the growing fetus and accommodate changes in the mother's body. तो ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जो शुगर, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस पे से शुगर प्रोड्यूस करवाता है ताकि ये शुगर ग्लाइकोलिसिस पे जाके एटीपी प्रोड्यूस कर सके, फॉलोड बाय दूसरे जो भी सिस्टम है, TCN, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ताकि एनर्जी मिले. इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन न्यू मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में और बेबी में ऑर्गन
फॉर्मेशन में, उसके डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, मैच्योरिटी में हेल्प करेगा वो एनर्जी। इसी के लिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए, वो प्रोवाइड करने के लिए कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। और कॉर्टिसोल का दूसरा फंक्शन है, इट इज यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक by the body of the mother to get an hint, an indication of the maturation of the pregnancy। एक लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल तक जब कॉर्टिसोल का, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ता है, उसके बियॉन्ड जब बढ़ जाता है तब बॉडी, यानी मदर्स बॉडी सेंस कर लेता है प्रेगनेंसी मैच्योर कर गया, और तब वो फिटस को डिलीवर करने का प्रोसेस उस पर शुरू होता है। तो वो भी है, वो लास्ट पे आएगा, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, FER, वो इनिशिएट होता है दरअसल कॉर्टिसोल के वजह से। ये सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। ये पहला हो गया। दूसरा फंक्शन में, इट इज यूज्ड बाय द मदर्स बॉडी टू सेंस द मैच्यूरेशन of pregnancy to initiate the process of birth of the human baby। तो ये था कॉर्टिसोल का इंपॉर्टेंट रोल। अब थायरॉक्सिन क्या करता है? यहां मिटा सकते हैं? और ये आप देख रहे हैं कॉर्टिसोल का रोल, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, इसीलिए, है ना, बहुत बार ऐसा होता है एज अ साइड इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत सारे लेडीज में, बहुत सारे फीमेल्स में, है ना, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि वो उसमें ब्लड शुगर है नहीं, बट एक टेम्पररी डायबिटिक कंडीशन अराइज होता है बिकॉज ऑफ दिस। इसलिए ये एक कंडीशन होता है जिसपे कि इन्फेक्शन अटैक करने के चांसेस बढ़ते हैं। दैट इज वाई टू बी मदर शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ, क्योंकि अगर उन्हें इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन अगर कम्युनिकेट हो गया फीटस तक, तो फिर एबनॉर्मल बर्थ या टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी तक होता है। तो इन्फेक्शन से बचना इसलिए जरूरी होता है। अब है नंबर 4 में थायरॉक्सिन। इट इज एन एनाबोलिक हार्मोन। तो ये क्या करेगा? मटेरियल सिंथेसिस रेट बढ़ाने में मदद करेगा, यानी बेबी के बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके फॉर्मेशन और उनके, है ना, ग्रोथ के लिए इसका होना जरूरी है, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन बेबी तक पहुंचेगा दैट विल बी फ्रॉम द मदर्स बॉडी। तो इसीलिए इन मॉलिक्यूल्स को बढ़ाने के लिए, है ना, थायरॉक्सिन का लेवल बॉडी में बढ़ना जरूरी होता है। सो इट इज एन एनाबोलिक हार्मोन, इट इंक्रीजेस rate of formation of important molecules required for the growth and development of the baby, या बेबी नहीं कहिए भी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द fetus, एटसेट्रा। यहां तक पूरा कीजिए।
आगे बढ़े। maturation and organogenesis in the fetus. Serial number 1. The time required for maturation of fetus into a baby is called gestation period. Point number 2, चूंकि है बुक में इसलिए, in cats it is around approximately 56 days, sorry 66 days around. In dogs it is around 56 days. In cow it is around 296 days. In human it is approximately 270 days. In elephant it is around 22 months. एक इंफॉर्मेशन इधर मिटा दे, इधर तो हो चुका. Serial number 3. In case of human, the period of gestation is further divided into 3 trimesters. ट्राइमेस्टर हो गया स्पैन ऑफ 3 months. सब मेरे कान में जा रहा है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है इन बिटवीन 15 to 25 days, near about 20 days, the first organ to form is the heart. फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट का फॉर्मेशन होता है. बिफोर दैट the ICM
यानी इनर सेल मास डिस्ट्रीब्यूट्स itself into 3 layers of germinal cells: ectoderm, mesoderm and एंडोडर्म। इससे पहले कि हार्ट का फॉर्मेशन हो, ये 3 लेयर्स में आईसीएम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ट्रोफोब्लास्ट का काम एक ही है, वो कांटेक्ट बनाता है न्यूट्रिशंस के लिए एंडोमेट्रियम वॉल के साथ। जो कोरियोनिक विल्लाई डेवलप हुआ था वो ट्रोफोब्लास्ट का ही काम था ना। और इनर सेल मास वो फिर एक्चुअली में बॉडी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये 3 लेयर ऑफ जर्मिनल सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। डी, by the end of first trimester, all organs of the systems form but not matured. फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कितने मंथ होंगे? 12 मंथ प्रेगनेंसी। बाय दैट टाइम जितने भी ऑर्गेन्स हैं, है ना, वो सभी ऑर्गेन्स लगभग फॉर्म तो कर ही जाते हैं। सारे ऑर्गेन्स जो आप उस समय पूछ रहे थे, ये लिम्स बने कि नहीं बने, तो इनका एग्जिस्टेंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही आ जाता है। ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट इन ऑर्गेन्स में बाकी के 2 ट्राइमेस्टर में होता रहेगा। ठीक है। तो मैचुरेशन बाद में आएगा, लेकिन फॉर्मेशन हो जाता है इनका मेजर सिस्टम्स के ऑर्गन्स का। नेक्स्ट है, बाय द एंड ऑफ week 20 to 22, that is by the mid नहीं, by the end of second trimester, first movement in the fetus is observed. सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म होते होते फीटस में मूवमेंट शुरू हो जाता है, along with scalp hair, eyelashes and separation of eyelids, ये भी होते हैं। और जैसा देख रहे हैं लिम्स वगैरह का फॉर्मेशन या फिंगर डिजिट्स का अपीयरेंस, है ना, पूरी तरह से नहीं, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस हम लोग को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में ही मिल जाता है ना। और फर्स्ट टाइम मूवमेंट और उसके साथ स्कैल्प हेयर यानी सिर पे बाल, और आईलिड का सेपरेशन, पहले आईलिड सटे हुए रहते हैं, उनमें सेपरेशन आ जाता है बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर। इधर बिठा सकते हैं, ये तो हो ही गया है। अब ये कैसे हो रहे हैं, ये
एक सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस है, उसे कहते हैं एम्ब्रायोलॉजी। उसमें जेनेटिक कंट्रोल एज वेल एज फिजिकल चेंजेस दोनों देखे जाते हैं। वो अभी आप लोग के स्कोप के बियॉन्ड है। एफ by the end of third trimester, complete maturation of the fetus takes place. Fetus fully develop and mature कर चुका होता है। Then the birth process initiates। यहां तक पूरा कीजिए।